हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू सुर्खियों में है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमने इस इंटरव्यू में पहली बार सुनी। उनका बयान सुनिए। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay, we have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay, and we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times in this comment. सुनने में ये सिर्फ एक बयान लगता है, लेकिन कई बार इसके पीछे की पॉलिटिक्स रीजन हम समझ नहीं पाते। आज वही जानने के लिए हम आए हैं प्रणय जी के पास। प्रणय जी को कई बार आपने एंकरिंग और रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा। सो आज की वीडियो में हम प्रणय जी से समझेंगे वो क्वेश्चंस जो कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपके भी मन में आया होगा। प्रणय जी, वेलकम टू एबीपी लाइव। थैंक यू। एस जयशंकर का ये जो बयान है और उन्होंने कई बातें बताई हैं अबाउट LAC एंड हाउ थिंग्स हैव बीन एस्केलेटिंग। जो इंडिया और चाइना का क्लैश है, हम आपसे समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि बेसिकली काफ़ी लंबा है LAC, कौन से ऐसे क्लैश पॉइंट्स हैं, हाउ थिंग्स हैव बीन एस्केलेटिंग। सो एक बार इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू कि अभी क्या सिचुएशन है LAC पर। देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा, और ये जो क्लैश है ना, सारा क्लेश इसी में है। और इसलिए क्लेश है क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है, एक ताकतवर मुल्क है जी। चीन के साथ भारत के जो अनुभव रहे हैं 1962 की लड़ाई है, उससे पहले की भी आप देख लें तो वो टेंशन वाले रहे हैं। 3488 किलोमीटर की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एक ऐसी अनडिफाइंड टेरिटरी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते, जो परसेप्शन से चलती है। यानी मुझे लगता है मेरी जगह यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक आना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आपकी जगह यहाँ तक है, आप यहाँ तक आना चाहती हैं। तो ये जो इस जगह और इस जगह के बीच का अंतर है, जहां पर हमारे अपने अपने परसेप्शन डिफर करते हैं, वो क्लैश पॉइंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके और मेरे आके सामने सामने टकराने के पॉइंट्स बढ़ते हैं। अब ये 1962 के बाद से चल रहा है। 1962 के बाद से क्यों? क्योंकि 1962 में चीन ने जब अटैक लॉन्च किया भारत के खिलाफ, लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद करीब 20-25 दिन, एक महीने के करीब वो लड़ाई चली, टेंशंस के बिल्डअप होने से लेके एक्चुअल ऑपरेशन तक। और नॉर्थ ईस्ट में नेफा का एरिया होता था, वहाँ से उसने ऑपरेशन लॉन्च किया, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जो आपकी LAC है 3488 किलोमीटर की, वो 3 सेक्टर्स के अंदर बटी हुई है। जो लद्दाख का एरिया है उसे आप वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, जो हिमाचल जो उत्तराखंड वाला एरिया है ना, उसे आप सेंट्रल सेक्टर कहते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जिसमें असम से लेकर अरुणाचल तक का, उसे आप ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। और इस पूरी LAC के ऊपर कई जगह ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पे आमने सामने होने के, टकराने के पॉइंट्स ज्यादा बढ़ते हैं। और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दोनों फौजें अपना अपना पेट्रोल करती रहीं। इसको सुलझाने के लिए कई बार मैकेनिज्म हुए, बात हुई, कई प्रोटोकॉल्स हुए, और बहुत सारी वो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस रही जिसके अंदर ये चीजें डिफाइन हुई। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो LAC है, ये LAC अनडिफाइंड है, इसलिए इसके अंदर पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बनते रहेंगे, यानी यहाँ पे टकराव के बिंदु बनते रहेंगे। तो हमें एक तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब तक ये नहीं सुलझती तब तक ये क्लेश जो है वो क्लैशेस बनाता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि ये क्लैशेस क्यों हो रहे हैं, या अभी ज्यादा हो रहे हैं या पहले ज्यादा हुए। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो 1962 के बाद से 1980-85 तक एक लल का पीरियड रहा, फिर सोमदरांगचू की एक लड़ाई हुई जिसके अंदर उसके बाद कुछ चीजें और थोड़ा सा रीडिफाइन हुई, और बाद में लगा कि भाई इसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल बना के, और दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई उसके बाद ये तय किया गया। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स है, इसमें दोनों देशों के NSAs शामिल होते हैं, उनके स्तर पर तय किया गया कि भाई बॉर्डर को सुलझाने के लिए बात करना चाहिए। अब बात करना चाहिए, अच्छी बात है। डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट दीस इश्यूज। वेयर डज इट लेड अस टू? So far nowhere. Nowhere means ये प्रोसेस ये भी चल रही है कि भाई डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले पॉलिटिकल पैरामीटर्स तय कर लेते हैं बॉर्डर पे, तो ये सारी चीजें, फिर नक्शों के ऊपर समानता नहीं है, हम कौन सा वाले नक्शे को आधार मानेंगे। ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये कुछ तो भी मतलब कहाँ से शुरू हुए, क्या बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक्चुअली इतना कंफ्यूजिंग है क्योंकि किन मैप्स को आप आधार बनाएंगे। हम जिस मैप को आधार बनाते हैं, देखिए जब बातचीत होती है दो लोगों के बीच में या कोई नेगोशिएशन होता है, तो सबसे पहले आपको समानता के बिंदु तलाशने पड़ते हैं।
कि आप हम किस चीज पर राजी हो सकते राजी हैं। हो सकते हैं। तो ये वैसा ही है कि आज बुधवार है, इस पे तो कम से कम सहमति है ना, आज तारीख ये है, इस पे तो सहमति हो सकती है। इतने बेसिक कॉमन मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर आपको बढ़ना पड़ता है जब असहमतियां इतनी बड़ी हो, इतनी व्यापक हो, बाउंड्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो। किस मैप को आप आधार मानेंगे, किस फीचर से आप तय करेंगे, आपका परसेप्शन का आधार क्या है, मेरे परसेप्शन का आधार क्या है, लेट अस एग्री टू दोस पॉइंट्स। तो जब भी आप बैठते हैं तब आप ये कहते हैं कि अच्छा एक काम करिए, ये 3488 किलोमीटर है, इसमें से कोई पॉइंट तो होगा जिसके अंदर आपको लगता होगा कि यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले चलिए उनको अलग कर लेते हैं कि यहाँ पे तो नहीं होगा, या यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे तो आप मानते हैं कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ हैं, हाँ चलिए। तो इस तरीके से ये कॉमनैलिटी के पॉइंट बनाए गए। 20-22 दौर की बातचीत हो चुकी है अभी तक, लेकिन अभी तक जो सॉल्यूशन है, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये कुछ भी तय नहीं। इसलिए फिलहाल केवल यही है कि बातचीत होती रहे। अब इस बातचीत के अंदर ये जो फ्रिक्शन पॉइंट्स बढ़ने की बात आ रही है, हाँ फ्रिक्शन पॉइंट्स बढ़े हैं। फ्रिक्शन पॉइंट इसलिए बढ़े हैं कि अगर आप 2012 के बाद से देखें, या कहा जा रहा है कि जैसे शी जिनपिंग के आने के बाद, इट्स अ न्यू असर्टिव चाइना। वो अपने आप को, अपनी टेरिटोरियल इश्यूज को ज्यादा असर्ट कर रहा है, और वो असर्ट कर रहा है तो वो क्या करता है कि वो अपने पेट्रोलिंग को पुश कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रोक रहा है। इंडिया हैज ए लेजिटिमेट पॉइंट, हमने बहुत समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसके पीछे बहुत सारे कंसिडरेशन थे, उसमें इकोनॉमी की कंसिडरेशन भी थे, उसमें कंसिडरेशन ये भी था कि शायद आप 1962 का घाव झेल चुके थे, तो आपको लगता था कि कहीं अगर एक एग्रेसर के तौर पर चीन वापस आया तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं वो इस्तेमाल न कर रहे हैं, इसलिए इसको डिफिकल्टी रहने देते हैं, उस जगह पे सड़कें नहीं बनाते। पर आपने देखा कि भाई वो सड़कों को ज़्यादा बना रहे हैं, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। और आपको ये देखना होगा कि जो LAC है ये लार्जली वाटरशेड प्रिंसिपल से चलती है। वाटरशेड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर पानी गिरा तो पानी इस तरफ गिरा तो मेरी साइड, उस तरफ गिरा तो आपकी साइड। मेरी तरफ का जो टेरेन है, यानी जो इंडियन साइड का टेरेन है, उसमें हिली टेरेन ज्यादा है, उनके तरफ में तिब्बत का पठार है, तो उनको जो प्लेन फीचर है वो ज्यादा मिला है, तो इसलिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना थोड़ा सा आसान है। जहां जहां हम हाइट डोमिनेट करते हैं वहां उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही आप हाइट डोमिनेट करते हैं, आप किसी पहाड़ी पर हैं तो आपकी नजर दूर तक जाएगी, वो आपको नहीं देख सकता लेकिन आप यहां से दूर तक देख सकते हैं। तो उस जगह पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये अधिकतर उन जगहों पे ज्यादा आ रहे हैं। तो सारा मसला इस प्रक्रिया के साथ, इन उलझावों के साथ चल रहा था, जिसमें 2011-12 के आसपास डेप्सांग के अंदर इस तरीके की समस्या आई, तब 20 दिन की करीब समस्या चली। उसके बाद जब 2014 के अंदर, सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब उस दौरान चुमर में ऐसी ही समस्या आई। तब उस समय भी इसी तरीके की समस्या चली करीब 3 हफ्ते तक। उसके बाद उसे किसी तरीके से सुलझाया गया। उसके बाद ये फ्रिक्शन पॉइंट्स देर सवेर आते रहे। उसके बाद डोकलाम का इशू आया 2017 में। अब डोकलाम का इशू और भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो ट्राई जंक्शन का इशू है, वहां पर भूटान, भारत और चीन की बाउंड्रीज के जो परसेप्शन है या बाउंड्रीज हैं वो मिलते हैं। तो उस जगह पर चीन भूटान की तरफ रास्ता बना रहा था, उसको भारत ने रोका, उससे वहां एक फ्रिक्शन पॉइंट बना जो कि कई महीनों तक चला। फिर वो सॉल्व हुआ तो गलवान का इशू हो गया। तो इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें कि 1962 के बाद से आपको देखना होगा कि भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है वो 1947 में भारत के आजाद होने के बाद से, 1949 में चीन के एक नया देश या PRC की तरह, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद से, वहां से लेके आज तक की यात्रा के अंदर हमारे फ्रिक्शन पॉइंट्स कहां-कहां बढ़े हैं और कैसे बढ़े हैं। और अगर हम कहें कि चीन के कब्जे में भारत की जमीन है तो हाँ है, करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि चीन के कब्जे में है। और न केवल चीन के कब्जे में है, ऐसा बहुत सा एरिया है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा करके चीन को सीड कर दिया, चीन को दे दिया। अक्साई चीन का इलाका वो भी चीन के पास में है। तो ये एरिया ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, और कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी है क्योंकि भारत की संसद में, भारत की सरकार का ये रेजोल्यूशन है कि हम चीन से वो जमीन जो कि उसके कब्जे में है वो हम वापस लेंगे। तो ये भारत का रेजोल्यूशन है, भारत की संसद का है, और जब तक ये है तब तक भारत वो सारी जमीन क्लेम करता है जो इस समय चीन के कब्जे में है। और भारत की जमीन है जो भारत के नक्शे के साथ आई थी, जो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जब जम्मू कश्मीर भारत के पास में विलय हुआ तो उसके साथ ये जमीन आई थी। तो जब गलवान
तवांग अभी जो जितने इश्यूज हुए तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन पॉइंट्स आप जैसे बता रहे हैं इंक्रीज हुआ है. जब जयशंकर से पूछा गया तो ही सेड दैट मोदी सेंट ट्रूप्स टू LAC, नोबडी एल्स डिड, राहुल डिडंट. हाउ डू यू डिकोडिफाई दिस? मतलब क्या ऑब्वियसली जब इंक्रीज हुए हैं इतने फ्रिक्शन पॉइंट्स तो ट्रूप्स भेजना लाजमी है और कई चीज़ें बदली हैं. पहले कैसा था और अब कैसा था, अगर आप बहुत संक्षेप में हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करें. बिल्कुल. देखिए, जयशंकर एक राजनीतिक सवाल का जवाब दे रहे थे क्योंकि उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर इस बात को लेकर आलोचना हो रही है. बार बार कहा जा रहा है कि चीन अभी भी उस जगह पर बैठा हुआ है और भारतीय सेना चीन को भगाने के लिए, चीन को हटाने के लिए उस जमीन से क्या कर रही है और सरकार की नाकामी रही, सरकार नहीं कर रही है. ये राजनीतिक आरोप चूंकि राहुल गांधी उस आरोप को लगा रहे हैं, मुखर तरीके से सवाल उठा रहे हैं, तो ये सवाल पूछा गया तो जयशंकर ने कहा कि भाई सेना किसने भेजी, और ये उन्होंने इस तर्क के साथ कहा कि गलवान के बाद हमने लार्जेस्ट पीस टाइम मोबिलाइजेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किया है, तो इसलिए किसने भेजा. स्वाभाविक रूप से ये फैसले CCS में होते हैं. CCS को प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं. CCS का हिस्सा जयशंकर भी हैं. तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी which meets, decides in the leadership of Prime Minister. तो उन्होंने इसको राजनीतिक लहजे में जवाब दिया कि भाई ये फैसला तो मोदी ने किया, तो मोदी ने फौजें भेजी. क्योंकि ऑब्वियसली इस तरीके का फोर्स मोबिलाइजेशन और ऑथराइजेशन जो है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है. और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी जगह है जहां पर लार्जली चीजें MEA और MOD डिसाइड करता है. MEA का काफी से है, विदेश मंत्रालय का काफी से होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो कि उतना नहीं है पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पे. यहाँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें, चूंकि चीन जैसा मामला है, सेंसिटिव है, डिप्लोमेसी बहुत सारी इन्वॉल्व है, जो टॉक्स हैं वो भी, उसमें भी अलग अलग मैकेनिज्म हैं, है ना, जिसमें बॉर्डर डिफेंस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन के लिए बने हुए हैं, है ना, WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. तो इस तरीके के जो मैकेनिज्म है वो MEA लीड करता है, इसलिए उन्होंने ये कहा. लेकिन लार्जली मैं इसे एक राजनीतिक बयान के तौर पर देखता हूँ. वो चूंकि एक राजनीतिक बयान का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई राहुल गांधी ने तो नहीं भेजी. राइट. और जयशंकर को लेकर ये भी बहुत कहा जाता है कि वो अपने बयानों को लेकर काफी मुखर हैं. ही इज वेरी वोकल इन व्हाट ही हैज टू से. तो आपके हिसाब से व्हाट मेक्स जयशंकर डिफरेंट? जयशंकर हैज बीन अ करियर डिप्लोमैट फॉर लॉन्ग, so he knows the ins and out of diplomacy. For large he has been a bureaucrat. वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अब वो एक राजनेता की भूमिका में है. तो अब राजनेता की भूमिका में आने के बाद वो काफी मुखर तरीके से बोलते हैं और राइट ऑन द फेस. शायद वो एक डिप्लोमेट के तौर पर ये चीजें नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन वो जानते रहे होंगे, उन्होंने अपने मंत्रियों को ब्रीफिंग दी होगी, लेकिन अब वो राइट ऑन फेस बोलते हैं. जिस लहजे में वो बोलते हैं, जिस एक्सेंट के साथ वो बोलते हैं, तो इससे भारत में बहुत सारे लोगों को लगता है, राजनीतिक तबके को भी लगता है कि शायद कोई है जो कि वेस्टर्न आर्ग्यूमेंट्स को, पश्चिम के तर्कों को उनके ही लहजे में, उनकी ही तहजीब के साथ, उनके ही तरीके से जवाब दे पा रहा है. और ये उन्हें थोड़ा सा अलग बनाता है. और ये अलग इसलिए भी बनाता है कि आज का भारत, ये बदला हुआ भारत, नया भारत, असर्टिव भारत चाहता है कि उसके तर्कों को सुना जाए और उसके तर्कों में वजन है, उसकी बातें बेमानी नहीं है. और इतने 15-20 सालों के दौरान भारत की डिप्लोमेसी में भी जो चेंजेस आए, भारत का रसूख भी जो बढ़ा, भारत का जो आर्थिक वजन है दुनिया की टेबल के ऊपर वो बढ़ा है. तो इसको कमेंशरेट करते हुए अगर हम एक बड़ी इकोनॉमी है, अगर हमारी बड़ी ज़रूरतें हैं, तो वी शुडंट बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट. अगर हमें रूस से तेल की ज़रूरत है, मुझे सस्ते में तेल मिल रहा है, तो मैं क्यों तेल नहीं लूँगा. ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की, ना मुझे उससे समस्या है. समस्या से मतलब है कि ठीक है, आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स किसी चीज का हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है. और मैं सैंक्शन नहीं लगाना चाहता हूं, मैं सैंक्शन रिजीम्स के खिलाफ रहा हूं. तो मुझे इस चीज के लिए बाध्यता क्यों होनी चाहिए कि आपने चूंकि सैंक्शन रिजीम स्टार्ट की है, आप लगा रहे हैं पाबंदियां, तो मुझे भी लगानी चाहिए और मुझे भी तेल नहीं खरीदना चाहिए. पहले जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं और अब बहुत अंतर दिखता है हमें. और क्या होता है, इमेज प्रोजेक्शन का बहुत बड़ा खेल है. तो जैसे जो बयान आप देते हैं उससे काफ़ी कुछ पता चलता है कि भारत कितना बदल गया है. तो आपके हिसाब से जैसे वो बात करते हैं, जो वो कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो अच्छे से ही इज़ एबल टू डिसिमिनेट कि हाँ इंडिया हैज़ चेंज्ड, या फिर पहले ये सब नहीं हो पाता था, पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड समवेयर बट ही इज़ नॉट? देखिए, इसको 3 फैक्टर से समझना चाहिए रिया. एक तो हम सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं. बातें पहले भी रही होंगी, पर शायद वो उस तरीके से हमें नहीं पता चलती थी, इंस्टेंटली हम नहीं सुन पाते थे, हमें नहीं पता होता था
कि इस तरीके के एंगेजमेंट, थिंक टैंक इवेंट्स नहीं होते थे पहले, या होते भी थे तो उस तरह टेलीवाइज नहीं होते थे। आज आप पिछली क्लिप्स देख सकते हैं, अब की क्लिप्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम सोशल मीडिया इको चेंबर में हैं, जहाँ पर चीज़ों का रेजोनेंस ज़्यादा हो सकता है। उस रियलिटी के साथ में भारत का बढ़ा हुआ वजन एक फैक्टर है, क्योंकि अब आप जब ग्लोबल टेबल पर जाके बात करते हैं तो भारत केवल एक 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क नहीं है, न केवल वो एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारी कंट्रीज की बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की असेंबली लाइन भारत की ज़रूरतों से चल रही हैं। तो आज भारत को इस चीज़ का एहसास है कि वो टेबल पर क्या लेकर आता है, और इस वजन के साथ जब वो ये बात करता है तो उसका रेजोनेंस स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होता है। इससे पहले के भारत के विदेश मंत्री मुखर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी मुखरता कई बार आपकी ज़रूरतों से भी तय होती है, और आपकी ज़रूरतें आज कैसी हैं और किन चीज़ों से संचालित होती हैं, ये उससे तय होता है। तो आप 80 के दशक के भारत की तुलना 2022 के भारत से या 2023 के भारत से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय के भारत की ज़रूरतें, उसकी मुश्किलें, उसकी परेशानियां अलग किस्म की थीं। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी जब गईं तब उन्होंने बीबीसी में इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। 1971 की लड़ाई से पहले वो काफ़ी इंटरव्यूज़ उनके अवेलेबल हैं, उसमें उन्होंने कहा कि वेस्ट सुन ही नहीं रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में जाके कहा कि देखिए ये आप आतंकवाद की परिभाषाओं में मतभेद करना बंद करिए, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में, और ये एक ऐसा राक्षस है जो आपको भी आके एक दिन काटेगा। और उसके बाद 9/11 हुआ और लोगों ने कहा, तो ये परसेप्शन वेस्ट को तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि उनका अपना दामन नहीं जला। तो अब भारत इस हिस्ट्री के साथ, इन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ जब भारत ये कहता है कि आपने पहले भी नहीं सुना था, आप लोग अब फिर वही इग्नोरेंस कर रहे हैं, ये मत करिए, तो वो एक वजन के साथ आता है, रीसेंट मेमोरी के साथ आता है, जिसमें रिकॉल वैल्यू ज़्यादा है, और इसलिए वो ज़्यादा असर्टिव तरीके से बात कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि एक करियर डिप्लोमेट होने के कारण, क्योंकि करियर डिप्लोमेट भारत में इससे पहले भी विदेश मंत्री रहे, नटवर सिंह भी फॉरेन सर्विस से थे, वो विदेश मंत्री भी रहे, उनका कार्यकाल हालांकि छोटा रहा, लेकिन कई लोग अच्छी डिप्लोमेसी की जानकारी रखने वाले लोग भी रहे, भारत के विदेश मंत्री काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन उन लिमिटेशंस के साथ में भी आज का कहने का तरीका, उसके अवसर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। भारत को सुनने वालों की संख्या भी बढ़ी है, भारत से एंगेज करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। रिया, आज दुनिया के 78 देशों के अंदर भारत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रहा है, तो कम से कम उन देशों में तो लोग सुनेंगे इस चीज़ को कि यार भारत का विदेश मंत्री अगर कह रहा है तो उसके कुछ मायने होंगे, उसके हो सकता है उसके लिए भी निहितार्थ हों। भारत में होने वाले बदलावों को वो तमाम देश भी देख रहे हैं जो कि भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी से इन अ ग्लोबल वर्ल्ड things have changed in terms of India, and therefore the voice about India and the Indian voice, its perception has changed. Okay. तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले के मुकाबले आपको लगता है कि कहाँ पे हैं हम इन टर्म्स ऑफ द इमेज, लाइक पहले भारत को लोग कैसे देखते थे, और अब जैसे आपने अभी टच भी किया वो पॉइंट, थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में बता दीजिए कि कितना चेंज हुआ है भारत आपके हिसाब से इन द पास्ट few years? देखिए, भारत बहुत चेंज हुआ है। मैं अगर आपको अपना रीसेंट एग्जाम्पल ही बताऊं कि मैं दुनिया में करीब 40-45 मुल्कों में मैंने जाके रिपोर्ट किया है, और हर जगह पे भारत के बारे में लोग जानते हैं। मैं रिसेंटली टर्की में था अर्थक्वेक कवर करने के लिए, और वहाँ लोग इंडिया या भारत नहीं, वो हिंदुस्तानी बोलते हैं। आप कहिए कि आप कहाँ से हैं तो कहेंगे हिंदुस्तानी। अच्छा, आप इंडिया से हैं, हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी बोलते ही उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी। आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत रूरल एरियाज़ में भी गया इस अर्थक्वेक को कवर करने के लिए, और मैंने ये चीज़ महसूस की कि भारत को लेके जो परसेप्शन है वो एक अच्छा परसेप्शन है। भारत अगर कहता है कि उसने किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं किया तो इसका एक इतिहास है। भारत अगर वो कहता है कि वो एक बड़ा लोकतंत्र है तो ये तथ्य है। भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ा है, ये एक फैक्ट है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में भारत की ज़रूरत, भारत की का वज़न इसलिए भी रिया ज़्यादा बढ़ा है कि दुनिया में आप कोई भी विषय उठा लीजिए, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की डिबेट को ले लीजिए या आप अल्टरनेटिव फ्यूल की बहस को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को अगर आप ले लीजिए, चाहे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन ने तय किए हैं उनकी बात कर लीजिए, भारत के बिना उन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं है।
आप वो कोई भी चीज़ जो कि आप ग्लोबली तय करते हैं वो भारत के बिना आप पूरी नहीं कर पाएंगे। इसका रियलाइजेशन बढ़ा है, इसलिए भारत का वजन बढ़ा है, भारत का एंगेजमेंट बढ़ा है। अब भारत ज़्यादा बात करता है। भारत के एंटरप्रेन्योर्स, भारत के सीईओज जो यूएस से लेकर दुनिया के कई देशों के अंदर आज कंपनीज को लीड कर रहे हैं। भारत का आईटी पावर, भारत का जो टैलेंट पावर है, आज अगर 1,80,00,000 लोग गल्फ के अंदर भारत के हैं, काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो ये इसकी अहमियत गल्फ भी जानता है। ब्लू कॉलर से वाइट कॉलर का जो सक्सेशन है, जो कि हमारे कामकाजी, हमारे पेशेवर लोगों की तरफ से गया, आज दुनिया में बड़े देशों की एजुकेशन इंडस्ट्री वो भारत के बच्चे चला रहे हैं। चला रहे हैं से मतलब ये कि भाई भारत से इतना स्टूडेंट जाता है कि उनके लिए भारत की अहमियत है। तो इसलिए भारत का वजन बढ़ा है, भारत का एंगेजमेंट बढ़ा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को अभी भी अचीव करनी है, जिससे भारत कहता है कि ग्लोबल ऑर्डर में हमें अभी भी हमारी सही जगह नहीं मिली। हमें वो जगह मिलनी चाहिए जो कि दुनिया की मौजूदा वास्तविकता के अनुसार हो। यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा या दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत है। टेक्निकली तो हम 2011 की सेंसस ही ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो उसे नहीं दिया गया है। जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ये अभी भी लार्जली वेस्ट ड्रिवन है, जबकि द सेंचुरी ऑफ ईस्ट इसे कहा जा रहा है। अब दुनिया की इकोनॉमी को ईस्ट चलाता है, जहाँ पे भारत हो, चीन हो, साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज हो, ये बड़े चर्न इंजन्स हैं। स्ट्रेटेजिकली, ग्लोबली, इंडो पैसिफिक के इलाके की अगर बात हो रही है तो हिंद प्रशांत का जो इलाका है ये ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम फैक्टर्स के कारण भारत की अहमियत बढ़ी है। जैसे जैसे दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि भारत के बिना बहुत सारी चीज़ों को करना मुश्किल है या मुमकिन नहीं है, तो इस रियलाइजेशन के साथ भारत की अहमियत बढ़ी है। चाहे आप इंडो पैसिफिक की पूरा कंस्ट्रक्ट देखें तो हिंद प्रशांत के क्षेत्र में आप भारत के नक्शे को देखिए और कभी भारत के नक्शे को उल्टा करके देखिएगा, तो आपको ये समझ आएगा कि हम भारत का नक्शा जैसे देखते हैं उसको अगर आप ऐसे पलट देंगी तो आपको लगेगा कि पूरे समंदर के अंदर एक निकला हुआ जो हिस्सा है उसमें दूर दूर तक कोई नहीं है। और जो भारत का डोमिनेंस है या भारत का जो पावर है वो जो ब्लू वाटर इकोनॉमी है वहाँ पर ज़्यादा महसूस होता है, वहाँ समझ में आता है। और दुनिया को ये अच्छे से अब समझ में आने लगा है कि कई छोटे देश जो हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, चाहे यूरोप में चले जाएं, एजिंग की समस्या है, मैन पावर की समस्या है, भारत आज दुनिया के कई देशों के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रहा है। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी और टैलेंट पूल जाहिर तौर पर हर किसी के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि काम करने वाले लोग तो चाहिए, टैलेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो अगर हम अपनी कह लीजिए पॉपुलेशन को उस हिसाब से ट्यून कर लें तो आप ग्लोबल एक्सपोर्टर हो सकते हैं, दुनिया की कई इकोनॉमीज को आप चला सकते हैं। तो ये भारत का बढ़ता हुआ वजन है। और इसके अंदर अगर आप देखें 1947 के बाद से तो बीते 75 सालों की यात्रा में भारत की कहानी एक सक्सेस स्टोरी है विच नीड टू बी टोल्ड ब्यूटिफुली। शायद हम कहीं ना कहीं उस कहानी को सुनाने में थोड़ा सा चूके हैं, उतने अच्छे तरीके से हम नहीं सुना पाए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कहानी है, एक सफलता की कहानी है। हाँ, समस्याएं हर इकोनॉमी में होती हैं, समस्याएं हर डेमोक्रेसी में होती हैं, डेमोक्रेसी इज अ कैओटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हम एक पॉपुलस कंट्री हैं, हमारे अपने चैलेंजेस हैं, बट देयर इज अ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑन वेरियस काउंट्स एंड आई थिंक आई सी अ होप इन इट। ओके, मी टू। प्रणय, थैंक यू फॉर योर टाइम। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप काफ़ी डाउट्स प्रणय जी ने आपके क्लियर किए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रणय जी के साथ हम ऐसे सेशंस और करें तो प्लीज़ वो टॉपिक्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो आप चाहते हैं कि हम प्रणय जी के साथ डिस्कस करें। सो थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग ABP Live।